नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो जो प्रश्न आपके सामने हैं इनका उत्तर हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपको, हो ची मिन्ह की तस्वीर अंतः सलिला फल्गु नदी की तरह लेखक के हृदय को सिंचती रही है। लेखक हो ची मिन्ह से इतना प्रभावित क्यों है? तो ये है कि लेखक श्री हो ची मिन्ह से इतना प्रभावित हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो वही है कि उनके व्यक्तित्व और इनके व्यक्तित्व में कुछ समानताएं हैं, इसलिए प्रभाव ज़्यादा नज़र आता है। अब यह है कि लेखक ने पेंसिल स्केच से बनी हो ची मिन्ह की तस्वीर देखी तो देखते ही रह गए। दुबली पतली काया सादगी का नमूना प्रदर्शित कर रही थी। व्यक्तित्व बड़ा ही प्रेरक, ओजस्वी एवं जादुई प्रभाव से युक्त था। चेहरे पर लहसुन नुमा दाढ़ी बड़ी फब रही थी। बाह्य आकृति से आंतरिक प्रतिकृति परिलक्षित हो रही थी। उसे देखकर लेखक अभिभूत हो गए, वशीभूत हो गए। उस तस्वीर का जादुई प्रभाव लेखक के मानस पटल पर हमेशा अंकित रहा और उनके हृदय प्रदेश को अंतः सलिला फल्गु नदी की भांति सींचती रही। इसका मतलब यह है कि लेखक के मन को उस महामानव की तस्वीर हमेशा प्रेरित अनुप्राणित करती रहती है। अंतर्राष्ट्रीयता पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न हो। इस कथन पर विचार करें और अपना मत दें। मेरी यह वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ से यह प्रश्न है। इसमें लेखक श्री भोला पासवान शास्त्री जी ने वियतनाम यात्रा के दौरान वहाँ के महान नेता हो ची मिन्ह के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव प्रदर्शित किया है। उन्होंने उनके महिमामय व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें न केवल एक अप्रतिम देशभक्त कहा है, अपितु विश्वद्रष्टा भी कहा है। उक्त संदर्भ में ही लेखक ने अपना यह सारगर्भित तथा महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया है कि जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न होगा तब तक अंतर्राष्ट्रीयता भी विकसित नहीं हो सकती। लेखक का यह मत अनुभव पर आधारित है एवं बुद्धि युक्त है। अंतर्राष्ट्रीयता भी वस्तुतः राष्ट्रीयता का ही परिष्कृत रूप है। जो अपने देश से प्यार नहीं करता वो दूसरे देशों से भी प्यार नहीं करता। इसलिए पहले जहाँ राष्ट्रीयता का विकास होगा वहीं से अंतर्राष्ट्रीयता की भावना भी शुरू होती है। अतः व्यक्ति अपने राष्ट्र को अपना नहीं समझ सकता, यह व्यापक विश्व समाज को अपना कदापि नहीं समझ सकता। अतः हम लेखक की उपर्युक्त कथन से पूरी तरह संतुष्ट हैं एवं उसका समर्थन करते हैं। हो ची मिन्ह केवल वियतनाम के नेता बनकर नहीं रहे, वे विश्वद्रष्टा और विश्व विश्रुत हुए। पाठ के आधार पर उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताएं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है कि श्री हो ची मिन्ह एक महान वियतनामी नेता थे। उन्होंने विदेशी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया और वियतनाम को उसमें फंसने से बचाया। वियतनाम की जनता को गुलामी से छुटकारा दिलाकर निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन किया। उन्होंने एक प्रकार से संपूर्ण विश्व को क्रांति, त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाया। फलतः उनकी लोकप्रियता वियतनाम तक ही सीमित न रहकर संपूर्ण विश्व में फैल गई और इस प्रकार वे पूरे विश्व के हो गए। वस्तुतः हो ची मिन्ह एक महामानव थे, महापुरुष थे। उनके व्यक्तित्व में
अनेक उच्च मानवीय गुणों का वास था। उनका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि लेखक हमारे जो हैं ये भोला पासवान शास्त्री जी, ये भी उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सके। अपने कठिन उनके जीवन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे सादा जीवन उच्च विचार की जीवंत मूर्ति थे। वे अपना काम स्वयं करो की नीति पर चलते थे। अपने कठिन एवं अनथक संघर्षों के परिणाम स्वरूप जब वे वहाँ के राष्ट्रपति बने, वियतनाम के राष्ट्रपति, तब भी शाही महल को छोड़कर एक साधारण मकान में जीवन बसर किए। वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्वयं टाइप करते थे और कम साधनों से अपना जीवन निर्वाह करते थे। ये सभी उनके व्यक्तित्व के गुण थे जो उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित करते हैं। वे सदा अनुकरणीय बने रहेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा। अब प्रश्न संख्या 4, जिंदगी का हर कदम मंजिल है। इस मंजिल तक पहुंचने से पहले सांस रुक सकती है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? ठीक है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को लगातार प्रयास करना चाहिए, उसे काम करना चाहिए। क्योंकि मेरी वियतनाम यात्रा वृत्त में हमारे लेखक ने अपनी वियतनाम यात्रा के दौरान अपनी मनःस्थिति के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। इसका अभिप्राय है कि ज़िंदगी का हर कदम अपने आप में एक मंजिल है। आप जहाँ भी पहुँच गए वह एक मंजिल ही है। इसका मतलब यह है कि जो भी पाते हो, कुछ पाते हो, परेशान मत हो। लगातार चलते रहना चाहिए व्यक्ति को, लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अगर विश्राम करेगा तो उसका समय छूट जाता है, घट जाता है। किस कदम पर व्यक्ति के जीवन में विराम लग जाए यह किसी को नहीं मालूम है। अतः हमें आराम को हराम समझना चाहिए और लगातार अपना काम करना चाहिए। तभी जाकर के हम महामानव के पद चिन्हों पर चल सकेंगे। वियतनामी भाषा में हांग खोंग और हुआ सेन का क्या अर्थ है? तो वियतनामी भाषा में हांग खोंग और हुआ सेन का अर्थ है, यह हांग का अर्थ होता है मार्ग और खोंग का अर्थ होता है हवा। इस प्रकार हांग खोंग का अर्थ हुआ हवा, हवाई मार्ग। वियतनामी भाषा में हुआ सेन का अर्थ है कमल का फूल। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि मैकोंग नदी के साथ उसका गहरा भावनात्मक संबंध है? मैकोंग नदी के विषय में हमने पाठ में पढ़ा और उसके आधार पर ये बात समझ में आती है कि यह वियतनाम यात्रा के दौरान लेखक को इसका दर्शन करने का मौका मिला। जब श्रीमान लेखक बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वियतनाम की राजधानी हानोई विमान द्वारा जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें इस नदी का दर्शन हुआ। तत्पश्चात पार्थसारथी से उन्हें यह मालूम हुआ कि यह मैकोंग नदी है। यह जान सुनकर लेखक उस नदी के प्रति भाव विभोर हो गए। उन्हें लगने लगा कि उसका साथ बहुत पुराना है। ऐसा इसलिए अनुभव हुआ कि लेखक नदी का नाम पहले से जानते थे। अमेरिका बनाम वियतनाम संघर्ष में उस नदी का जिक्र होता था, पूरी दुनिया के समाचार पत्रों में छपता था। इस प्रकार लेखक को एक जाना पहचाना अपनापा सा महसूस हुआ जब उन्होंने मैकोंग नदी के दर्शन किए। उसकी तुलना गंगा से होती है। वियतनाम में उसका नाम महागंगा भी है। इन्हीं सब बातों के कारण लेखक ने एक भावनात्मक प्रगाढ़ संबंध अनुभव किया। लेखक ने हो ची मिन्ह के घर का वर्णन किस प्रकार किया है, इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो लेखक श्री भोला पासवान शास्त्री ने विश्व द्रष्टा एवं विश्व विश्रुत
नेता हो ची मिन्ह के घर का वर्णन बड़ी अंतरंगता के साथ किया है। उन्होंने आत्मीयतापूर्वक वर्णन क्रम में बताया है कि वह साधारण सा छोटा मकान था जिसमें वो रहते थे। कौन? हो ची मिन्ह साहब। उसमें कुल 2 कमरे थे और चारों बरामदे थे, चारों ओर बरामदे थे। एक कमरे में उनकी खाट रखी थी जिस पर वे सोते थे। खाट पर बिछावन और ओढ़ने के कपड़े भी रखे थे, तकिया भी थी और एक छड़ी भी है वहाँ पर। यही छोटी मोटी सामग्रियाँ वहाँ पर हैं जिनका वो इस्तेमाल करते थे। उनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें भी हैं। बरामदे में लकड़ी की बनी हुई बेंच है जहाँ मुलाकाती लोग आकर बैठते थे। इस प्रकार उस महान नेता का घर उसके साधारण जीवन शैली का जीता जागता उदाहरण था। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपना जीवन सादगीपूर्ण ढंग से बिताना चाहिए और कम से कम साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे महात्मा गांधी ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे। अब हो ची मिन्ह और महात्मा गांधी की तुलना आप कर सकते हैं, करना चाहिए। महात्मा गांधी और हो ची मिन्ह में सादगी की जो बात थी वो दोनों समान थी। ये दोनों सदा जीवन उच्च विचार में विश्वास करने वाले लोग थे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और भाषा की बात पर थोड़ा ध्यान देंगे। वैसे भाषा के लिए मैं व्याकरण अलग से पढ़ा रहा हूँ, इसमें सारे टॉपिक्स पर वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप उसको देखते होंगे। वैसे पाठ के अंत में जो दिया है उसके जो मुख्य प्रश्न हैं उसका समाधान भी करने का प्रयास मैं करता हूँ। तो लेखक ने हो ची मिन्ह के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया? विशेषण कौन कौन थे? तो विशेषण था विश्व द्रष्टा, विश्व विश्रुत, वियतनामी, सादगीपूर्ण जीवन वाला व्यक्ति, सहज जीवन शैली। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करना है। तो उसकी निधि खत्म हो गई, निधि स्त्रीलिंग है। का स्केच पुल्लिंग है, उसने इस चित्र का स्केच बनाया। प्राण, उसके प्राण उड़ गए। सुधि, उसने मेरी सुधि ली, सुधि स्त्रीलिंग। तस्वीर, की तस्वीर, मैंने आपकी तस्वीर बनाई। विभूति, उनकी विभूति चारों तरफ फैली थी। उनकी संपत्ति बहुत है। इस संपदा का संरक्षण पुल्लिंग है। दाढ़ी, की दाढ़ी, उनकी दाढ़ी पक गई। तो दाढ़ी स्त्रीलिंग, संरक्षण पुल्लिंग, संपत्ति स्त्रीलिंग, विभूति स्त्रीलिंग, तस्वीर स्त्रीलिंग, सुधि स्त्रीलिंग, प्राण पुल्लिंग, स्केच पुल्लिंग, निधि स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय निर्दिष्ट करें। प्रत्यय बताना है। राजनीतिक में एक, विदेशी में ई, राष्ट्रीयता में ता, जीवंतता में ता, नागरिक में एक, अंतर्राष्ट्रीयता में ता, वातानुकूलित में इत, औपनिवेशिक में इक, और बस समाप्त हुआ। इन शब्दों के उपसर्ग निर्दिष्ट करें। नीचे वाले में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग पहले रहता है, माने वह वाक्यांश जो शब्दों के पहले लग के उसके अर्थ को बदल दे। उन्नति, तो उत जो नति। परिलक्षित, तो ये परि है। प्रतिकृति में प्रति है। अपूर्व में अ है। स्वागत में सु है। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों की प्रकृति बताएं। अर्थ की दृष्टि से बताना है। तो ये विधानवाचक है। दिन बीतते गए, हो सकता है 2-4 वर्ष और पहले की हो, तो संदेहवाचक है। ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते। वैसे वाक्य का प्रकार, अर्थ एवं बनावट के दृष्टिकोण से मैं एक वीडियो उस पर बनाने जा रहा हूँ। आप में से कुछ लोगों ने उसकी डिमांड भी की है, तो बहुत जल्दी मैं आपकी मांग को पर ख्याल रखते हुए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वाक्य की प्रकृति के विषय में होगा। अर्थ की दृष्टि से और बनावट की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं और उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द ही मैं इसके लिए एक वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो इसमें संदेह नहीं, ये वाला ग ये विधानवाचक है और ये भी घ भी विधानवाचक ही है। ठीक है। पाठ से प्रत्येक कारक के कुछ उदाहरण लिखें। कारक, जैसे शास्त्री जी विमान से वियतनाम गए, विमान से ये क्या हो गया? अपादान हो गया, करण हो गया। करण कारक है ये। और शास्त्री जी ने विमान से यात्रा की, ये कर्ता कारक हो गया ये। ठीक है। पेड़ से पत्तियां गिरती हैं तो अपादान कारक हुआ। इस तरह से सभी कारक का भेद, ये कारक पर पूर्ण वीडियो मैं इसके लिए भी आपके समक्ष
प्रस्तुत करूँगा, थोड़ा इंतज़ार करें। पूरा कारक इसमें तो प्रश्न ही है कुछ देना, तो पूरा वीडियो बनाएंगे वही ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे आप इसको खुद भी करेंगे। और ये देखिए, ये परसर्ग रहित बनाना है। परसर्ग का मतलब होता है चिन्ह, तो कारक के जो चिन्ह होते हैं उसको बोलते हैं परसर्ग। जैसे ये शास्त्री जी विमान से वियतनाम गए, तो इसमें ने नहीं है, लेकिन शास्त्री जी कर्ता इसमें हैं। जाने वाले कौन थे? डूअर, वो शास्त्री जी हैं। तो विमान से वियतनाम गए, शास्त्री जी के बाद में ने नहीं लगा है। लेकिन ये हो गया बिना परसर्ग के, परसर्ग रहित। और अगर परसर्ग सहित कहेंगे इसी बात को, तो ये शास्त्री जी ने विमान से यात्रा की, विमान जी ने, इसमें ने लगा दिए, तो ये हो गया परसर्ग सहित। और ये शास्त्री जी इसके बाद में ने नहीं है, तो यह है परसर्ग रहित। परसर्ग मतलब चिन्ह, कर्ता कारक के चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो ये कारक के लिए स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें पूरा डिटेल रहेगा। तो आपने इसको देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।